अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नया दिन मुबारक, मंडे मुबारक, खुशामदीद कहेंगे शो में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलम। तो जनाब उम्मीद है बड़ा अच्छा वीकेंड आपने गुजारा होगा। दो छुट्टियां भी की होंगी, यानी सैटरडे और संडे दो छुट्टियां भी इस बार दो छुट्टियां की हैं। ये शेब ने अब बता दी कि इस बार देखिए जब इनको दो छुट्टियां नहीं मिलती ना फौरन रजिस्टर करते हैं। लॉन्ग वीकेंड, लंबा वीकेंड गुजार के आई हैं हमारी एंकर। तो इस दफा मैंने कहा मैं बता दूं कि शेब ने दो छुट्टियां की। वैसे बहुत सारे लोगों को दो छुट्टियां होती हैं, लेकिन इन छुट्टियों में जब आप बाहर गए होंगे यकीनन हमारी बातों को आपने याद रखा होगा, मास्क पहना होगा, समाजी फासले का ख्याल रखा होगा, बिला ज़रूरत आप घर से बाहर नहीं निकले होंगे। उस दिन हमने इस बात पे एंड किया था अपना प्रोग्राम, यानी फ्राइडे को। आज हम मंडे इसी बात से आगाज़ करते हैं कि जनाब कोरोना एक ऐसी वबा है जिसकी एहतियात सिर्फ और सिर्फ शफा है। 24 घंटे में मज़ीद 43 अफराद की जान चली गई है। 4323 नए केसेस ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब के 79% ICUs भर चुके हैं। अब बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते और इतवार को बंद रहेगी। ट्रेनों का पहिया 70% मुसाफिरों के साथ चलेगा। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि एहतियात कीजिए जनाब। अब तो वज़ीर आज़म इमरान खान भी लोगों को मास्क पहनने की ताकीद कर रहे हैं। उन्होंने मास्क पहनने की ताकीद एक बार फिर की है। आपको सुनवाते हैं कि इमरान खान साहब ने कल जब गुफ्तगू कर रहे थे वो तो क्या कहा था। ताकीद करता हूँ कि ये जो सबसे असली चीज़ है मास्क पहनना, लोग बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, बाहर पब्लिक जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं कर रहा। खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया तो इसका तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम मजबूर हो जाएंगे कदम। तो जनाब मेरे हैंडसम कप्तान जो हैं, मतलब सुबह सुबह माशाल्लाह इतने प्यारे लगे थे मुझे कि हैंडसम मेरे निकल रहा था मेरे मुंह से। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं मास्क, अच्छा मास्क को मास्क कह दो, कुछ भी कह दो, पहन लो बस। इसको आप पहन लें। देखिए इसको मुंह पे लगाएंगे ना तो आपके इसको मुंह पे लगाने से, यानी अपने मुंह को बंद करने से बहुत सारे लोगों को शिफा मिल सकती है। कवर कीजिए फेस को, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ थोड़ी तनकीद मैं कर लेता हूँ कुछ फैसलों पे, जैसे कि हफ्ते इतवार को ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद करने की बात, लेकिन ट्रेन सर्विस 7 डेज अ वीक चलेगी। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि ट्रेन में नहीं फैलता, सिर्फ ट्रांसपोर्ट सर्विस से फैलता है। सैटरडे संडे को छुट्टी होती है कोरोना की। ये मतलब कुछ चीज़ें हैं ऐसे जो कि वहाम पैदा करती है ना। मतलब शायद ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो कि ऐसे हो के आवाम को भी समझ में आए। मतलब बहुत सारे आप फेसबुक पे ऐसे मीम्स आपने देखे होंगे, लोग कहते होंगे जी दुकानें खुली हैं उस वक्त तक जब तक पुलिस नहीं आ जाती, या फिर कोरोना जो है ये हफ्ते इतवार को ज़्यादा बाहर निकलता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें, ये ऐसे कोई इकदाम जिससे आवाम जो है वो थोड़ी सी समझदार हो जाए। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं स्कूल्स की, जिसके बच्चों को अब एक अच्छी खबर सुनाई है कि स्कूल बंद हो रहे हैं। सिंध के लिए हो रहा है जनाब ये। कल से लेके 15 दिन तक स्कूल्स बंद रखे जाएंगे। 8वीं जमात तक, यानी प्री स्कूल क्लास 1 से लेके 8th तक स्कूल्स बंद रहेंगे। अब सवाल इसमें यह है कि एक तरफ कहा यह जा रहा था कि सिंध में या कराची में ट्रांसमिशन रेट, पॉजिटिविटी रेट कम है, इसलिए मुश्किल और बड़े फैसले नहीं हो रहे, और मुल्क भर से मुताल्लिक यही सजेस्ट किया था सीएम सिंध साहब ने कि 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन अब जबकि ट्यूसडे को इजलास होना है स्कूल से मुताल्लिक, तो सिंध में ज़रा फैसला पहले हो गया है कि कल से स्कूल्स बंद हो जाए। अच्छा, मैं इस फैसले को इसलिए भी खुशाइंद कह रहा हूँ चूँकि नॉट जस्ट कोरोना, इस वक्त जो गर्मी की सूरत हाल है कराची में, उसकी वजह से शायद ये बहुत दुरुस्त फैसले होंगे। मेरी बेटी जो स्कूल से महक वापस आई वो हाँफती है 10-15 मिनट में बेचारी करना। मुझे बताएं बच्चों के लिए गर्मी है, हम भी बच्चे ना माँ बाप। देखिए बड़े बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चे उस तरह बर्दाश्त नहीं करते, तो इसलिए ये फैसला। तो अभी एक फैसला कल भी होगा। अब एक और मसला ये है कि निजी तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ मालिकान 2 धड़ों में हमें तकसीम नजर आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ही ऐसा होता है। एक तंजीम ने 8 अप्रैल जबकि दूसरी ने 6 अप्रैल को शाहराह दस्तूर पर धरना देने का ऐलान किया है। आज हम प्रोग्राम में स्कूल एसोसिएशन और डॉक्टर्स दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तीसरी लहर जो है कोरोना की, उसमें बच्चे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, और अगर हुकूमत पाकिस्तान ये इकदाम उठा रही है या सिंध गवर्नमेंट ये इकदाम उठा रही है कि स्कूल बंद करने चाहिए, तो टीचर्स को क्या इशू है। तो जनाब आगे बढ़ेंगे। और एक सवाल जो कि मेरे वज़ीर आज़म कहते थे कि घबराना नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तानी कौम को अब घबराने की इजाज़त मिल गई है? क्योंकि आप आगे बताएं। क्योंकि कल एक खातून ने गुफ्तगू करते हुए, यानी जब कॉल उनकी मिली इमरान खान साहब को, तो उन्होंने पूरी गुफ्तगू करने के बाद, हालात को नरेट करने के बाद एक किया छोटा सा मुन्ना सा सवाल कि खान साहब थोड़ी इजाज़त दे दें, हम अभी घबरा लें। अब उस पर क्या जवाब उनका था, यूँ तो ज़ाहिर बड़ा वायरल हुआ है, लेकिन हम भी उस पर बात करेंगे आगे चलकर। वो वज़ीर आज़म साहब मुस्कुराए बहुत है, सुनो यार सही कह रही हैं, मिट्टी हो गई, लेकिन सही बात है। लेकिन नहीं, उन्होंने उसका जवाब बहुत अच्छा दिया, बहुत प्यारा जवाब था उनका। एक तो एक घबराना क्यों नहीं है, उससे मुतालिक उन्होंने क्लियर किया कि किस तरह से माजी की हुकूमतों ने माफियाज के खिलाफ काम नहीं किया। और मुझे इस पर एतबार है, भरोसा कि इमरान खान साहब अगर बात कह रहे हैं कि हम फ्रॉम द डे 1
लगे हुए हैं माफियाज को लोकेट करने के हवाले से भी, उनके खिलाफ काम करने से के हवाले से। एक और बात जो बड़ी अच्छी उन्होंने की वो ये की कि अब मंडी से डायरेक्ट कंज्यूमर तक किस तरह से माल पहुंच सकता है, मिडिल मैन का रोल कैसे खत्म हो सकता है, क्योंकि ये मिडिल मैन है जो कि कमा रहा है और सारे जो है वो परेशान हो रहे हैं, किसान भी परेशान हो रहे हैं। तो ये जो परेशानी का हल करने की कोशिश है, वक्त जरूर लगेगा लेकिन इंशाल्लाह ये परेशानी इंशाल्लाह। और इस वक्त हमारी जो आवाम है, ठीक है, कोविड तो एक बड़ा मसला है, इसके साथ ही साथ अगर किसी दूसरी चीज़ से परेशान है तो वो है महंगाई। तो आई थिंक अगर महंगाई पे काबू पालेंगे तो जब हम आवाम से गुफ्तगू करने के लिए बाहर निकलते तो कहते हैं जी महंगाई है, कौन सा कोरोना आ गया, तो आई थिंक उनका ये तब शिकवा खत्म हो जाएगा। वैसे आपने कॉल मिलाने की कोशिश की कल? नहीं, मैंने की लेकिन मेरा फ़ोन ही नहीं मिला। अच्छा, अगर आपका फ़ोन मिलता, कॉल मिलती, आपका सवाल क्या होता? मैं कहती कि खान साहब आप इतने हैंडसम क्यों हैं? उठो चलो जी, आप सारे बैठे रहे। अगली खबर दे देते हैं आपको। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट यूज़र्स खुसूसन वालिदैन से मुतालिक खबर है कि होशियार भी रहें और ख़बरदार भी हो जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया ऑनलाइन क्राइम वर्ल्ड बन रहा है। रोज़ाना सैकड़ों शिकायत मौसूल हो रही हैं और इंकशाफ FIA साइबर क्राइम विंग ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। एक साल में साइबर क्राइम के 1,37,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। नाजेबा वीडियोज़, जालसाजी, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, हैकिंग ये मामूल बनता जा रहा है। रिमेंबर, जब बात होती है रिपोर्ट करने की तो बहुत से मामला ऐसे होते हैं रिपोर्ट नहीं होते, तो रिपोर्टिंग फिगर से ज़्यादा असल मामला होते हैं। FIA साइबर क्राइम विंग 700 मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार कर चुका है। तो जनाब एक और ख़बर हमारे पास है कि फ़न कवाली को नई जहत देने वाले गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए हैं। उनकी गाई हुई कवालियाँ आज भी सहर तारी करती हैं, यानी जब कोई सुनता है तो सर धुनने पर मजबूर हो जाता है। इतनी खूबसूरत आवाज़ और अदायगी और गायकी। आई थिंक जो एक कवाल होता है उसकी यही खसूसियात होती है, एक तो आवाज़, फिर गायकी, अदायगी कैसी होती है और आप सामने वाले को किस तरह मजबूर कर देते हैं। चलें जी, आज उनको याद करने का दिन है, आगे चलकर कोशिश करेंगे कवाली उनकी कोई सुनाए भी आप। मैं जो है ना वो एक अच्छी इंसानियत का मुजाहरा कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं जनाब, दोबारा से ज़रा वज़ीर आज़म की बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म ने जहाँ बड़े अच्छे इकदाम किए हैं, वहीं पर एक इकदाम खान साहब का ये भी है कि वो अवाम से हम कलाम होते हैं, और आप जब अवाम से हम कलाम होते हैं यानी उनसे बात करते हैं, उनकी सुनते हैं, तो यकीनन एक तसल्ली और एक सुकून अवाम को मिलता है कि ठीक है हमारी बात हो गई है, और बात करने से अपने मसले को आगे बताने से किसी ना किसी हद तक उसके हल होने की उम्मीद भी पैदा हो जाती है। लोगों के मसाइल वज़ीर आज़म ने सुने, उन्हें तसल्ली दी और आवाम से दूसरी मरतबा टेलीफोन कॉल पर बात की खान साहब ने, और जब उन्होंने बात की तो उन्होंने बड़ी तसल्ली से उनकी बात भी सुनी। कल हमने ये मनाजिर भी देखे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। इमरान खान मुल्क की तारीख के वो पहले वज़ीर आज़म हैं जो मसाइल सुन भी रहे हैं और उन्हें हल करने के अहकामात भी दिए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब आप बात करते हैं ना किसी से तो आपको कहीं ना कहीं 1% आपको तसल्ली होना शुरू हो जाती है। कल कॉल्स के दौरान एक खातून कॉलर ने वज़ीर आज़म से महंगाई का शिकवा किया और थोड़ा सा घबराने की इजाज़त मांगी। खातून को वज़ीर आज़म ने किस तरह तसल्ली दी कि वो तसल्ली सिर्फ उस खातून के लिए नहीं थी, वो तसल्ली हर उस पाकिस्तानी के लिए थी जो ये सवाल करता है कि क्या हम घबरा लें। ये हर उस पाकिस्तानी को जवाब था जो महंगाई से परेशान है, हर उस पाकिस्तानी को जवाब था जो ये सवाल करता है कि हुकूमत क्या कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। क्या जवाब क्या रहा वो मामला आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क की तारीख में पहली वज़ीर आज़म अवाम के मसाइल सुन रहे हैं और उन्हें हल भी कर रहे हैं। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। इमरान खान ने खातून को तसल्ली दी, कहा महंगाई पर काबू के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पाके दिखाएंगे। बुजुर्ग शहरी अपनी जमा पूंजी लूटने की रोदास सुनाते हुए रो पड़े। ये ऐसा पहली दफा हुआ तो 71 साल उम्र है, तो दौर से लेकर नवाज शरीफ तक आज जितने प्राइम मिनिस्टर मैंने देखे उनके साथ सपोर्टर वोटर भी रहा, लेकिन किसने मुझे को टेंड करना किसी ने टेंड भी नहीं किया। आप पहले प्राइम मिनिस्टर है जिसने मुझे कॉल का मौका दिया। मेरी आज हालत यह है कि मेरी आंखों में आंसू है, दिल मेरा बढ़ जा रहा है। सारी पूंजी मैंने 10 लाख 10 साल पहले प्लाट लिया, आज 1.5 साल हो गए हैं, हम रसवा हो रहे हैं सर। इमरान खान ने शहरी को मसला हल करने की यकीन दहानी कराई, कहा हुकूमत कब्जा माफिया से जंग लड़ रही है। इंशाल्लाह मैं ये आपके लिए पूरी हमारी गवर्नमेंट आप कोशिश करेगी आपको प्लॉट आपका या आपको पैसे वापस दिलवाने का। वजीर आजम से गुफ्तगू के लिए अवाम की फोन कॉलों का तांता बंधा रहा। इमरान खान ने सबके मसाइल सुने और उन्हें बर वक्त हल करने की यकीन दहानी भी कराई।
तो जनाब, जिन लोगों की कॉल मिल गई उन्होंने तो शिकवे कर दिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी कॉल नहीं मिली। और जाहिर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सबसे बात भी नहीं कर सकते थे, चूँकि वक्त भी कम होता है। और दूसरा ये कि जब सबके शिकवे आ जाते हैं, और सबके जो मेजर शिकवे थे आई थिंक यही था कि महंगाई है, ये कब्ज़ा माफिया। लेकिन हमने ये किया, हमने शहरियों से सवाल किया। जैसे अभी शुएब ने मुझसे पूछा ना कि अगर आपकी कॉल मिल जाती तो आप क्या सवाल करती, तो मैंने बता दिया। लेकिन जब हमने शहरियों से सवाल किया कि अगर खान साहब से बात करने का मौका मिल जाता तो वो क्या सवाल करते, क्या बात करते, उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी आपको दिखाते हैं। खान वज़ीर आज़म साहब से रब्ता हो जाता है तो मैं यही कहूँगा कि पिछले 7 दिनों में डॉलर का रेट जो है 160 से बहुत कम हुआ है, 8-9 रुपये नीचे आया है, पर मईशत को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अव्वल तो इमरान खान से रब्ता होना फ़ोन पे मुश्किल है, लेकिन अगर मेरा रब्ता हो जाता है इमरान खान से, फ़र्ज़ करते हैं कश्मीर के मसले के बारे में गौर व फिक्र करें, क्योंकि कश्मीर का मसला काफ़ी अरसे से लटका हुआ है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मेरा रब्ता हो जाता है तो सबसे पहले मैं उनको 2 पैगाम दूंगा। एक तो ये कि महंगाई को कंट्रोल करें, सेकंड ये कि जो आजकल कोरोना के जो मसला चल रहा है तो SOPs पे जो हुकूमती तौर तरीके इस्तेमाल करें, अपने ज़राए इस्तेमाल करके उस पर अमल दरामद कराए लोगों का। तो ये कहेंगे कि सर आपका है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, महंगाई पे थोड़ा काबू पाएं। अगर आप आज इमरान खान मेरा कॉल उठाता तो सबसे पहले तो मैं उसको मुबारकबाद देता और मैं उसे अप्रिशिएट करता द वे ही मेड दिस BRT कि हमें एक बहुत ही सहूलत दी है इमरान खान ने। इमरान खान को हमारा मशवरा है कि हम बहुत गरीब मुल्क है और लॉकडाउन न लगाए बस। मौजूदा सूरत हाल को देख के मैं उसे यही क्वेश्चन करता क्योंकि हमारी मुआशी हालात बहुत दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले तो हम लोगों ने तो वोट दिया है इसको, वोट के बदले में इन लोगों को ना नौकरी हम लोगों को मिला है, बजाय उसका महंगाई जो है ना इतना ज़्यादा हो गया कि गरीब की वजह से बहुत बालातर हो गया। हम बोलेगा कि भाई वो एहसास प्रोग्राम में जो नहीं वो 12-12 हज़ार रुपये वो फिर भेजो गरीबों के लिए और सामान भी सस्ता करो। मैं तो यही कहना चाहूँगा खान साहब हाथ खोला रखें, गरीब आम का क्या बनेगा वो। खान साहब से सवाल तो नहीं, उनको मशवरा ही देते हैं कि भाई आप तो खुद अच्छे बंदे हैं, तो अपने साथ कबीना भी अपने साथ जो अपने साथ अटैच करें, वो काम करने वाली लगाएं। मेरी खान साहब से ये गुजारिश है कि कम से कम जो बेरोज़गार नौजवान हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, उनको रोज़गार को मौके मिलने चाहिए। जी मेरी कॉल खान साहब को मिली नहीं, अगर मेरी कॉल मिलती तो मेरा ये सवाल होना था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है तो इसमें बिलासूद कर्ज़ों की फराहमी होनी चाहिए। जी भाई, मैं अगर इमरान खान साहब को कॉल करता तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता। जो हमारे मुल्तान के मसाइल हैं, जनूबी पंजाब के मसाइल हैं, मैं उसकी डिस्कशन करता। अगर मैं खान साहब को फ़ोन करता तो उन्हें यही कहता कि इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बेहतर करें। सर सबसे पहले तो मैं उनसे ये सवाल करता कि आपने पेट्रोल जो कम किया है उसका बेनिफिट जो है ना वो आपको चीज़ों में भी होना चाहिए था। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने कम से कम फ़ोन उठाना गवारा तो किया। उसके बाद मैं उनसे ये ज़रूर पूछता कि अगर आप ये समझते हैं कि माफिया कौन है तो अपने सज्जे खब्बे वो अगर आप देखेंगे तो आपको वो माफिया ज़रूर नज़र आ जाएगा जिसकी वजह से महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है। मैं आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कॉल करता और उम्मीद थी कि वो अटेंड भी करते, तो मैं जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट की बात उनसे करता। सर सवाल तो यही होगा कि उसने जब तक आया है अवाम की फलाह के लिए क्या किया। यही सवाल करें कि कारोबार को खुला रहने दें। इमरान खान साहब से यही कहते हैं कि यहाँ सिर्फ आटा की और चीनी हमें सस्ता कर दें। हम यही करेंगे कि आवाम के बारे में थोड़ा सा सोचें। ये जो हो रही हैं यानी कि चीनी, आटा, दाल, ये वो जो महंगाई हो रही, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ही फोकस रखें कि गरीब आदमी के पास इतना बजट नहीं होता। मैं तो सबसे पहले ये सवाल करता कि ये महंगाई क्यों की है। से ये सवाल करेंगे भाई महंगाई के ऊपर कंट्रोल करा जाए, गरीब आदमी बेचारा मर रहा है। हम ये सवाल करते हैं कि सब महंगाई हो गया, ये महंगाई में आदमी लोग नहीं चल सकते, गरीबों को बहुत तकलीफ है। सिर्फ यही सवाल अल्लाह करते हैं कि कल तबाही कर दी, इतनी महंगाई कर दी यार। दिहाड़ीदार रो रहा है, पीट रहा है, खाने कुछ नहीं, एक आटा ले तो बंदे को समझ आ जाती है। चाइनीज़ ही चाइनीज़ घुसा के रखा है सी पैक में हर जगह पे। भाई क्यों चाइनीज़ ले रहे हो आप, अपना बंदा क्यों नहीं ले रहे? पहले सबसे पहले मैं ये सवाल करता हूँ उनसे कि भाई यहाँ का बंदा जॉबलेस क्यों है। सवाल लोगों के जो थे वो आपने सुने, कुछ सवाल हमारे भी हैं और जिन्होंने ये सवाल लिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। यानी सेनेटर फैसल जावेद साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। फैसल भाई गुड मॉर्निंग। जी सुबह बखैर। सुबह बखैर। फैसल भाई सवाल मेरा आपसे यह है कि आपका गुजारा होता है, आप घबराते तो नहीं है, आप सेट हैं, आप खुश हैं, चल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप दोनों को ही सुबह बखैर। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे वो कम है, क्योंकि
हमारे मुल्क में एक ऐसा लीडर आया है जिसने अपने लिए कुछ भी नहीं करना, जिसने ना अपना एवन फील्ड अपार्टमेंट बनाना है, जिसने ना अपना सरे महल बनाना है, जिसने ना बैरून मुल्क जदादे, ना अपनी कोई फैक्ट्री लगानी है, ना अपनी कोई मिल लगानी है, अपने लिए कुछ भी नहीं करना। जो करना है इस मुल्क के लिए करना है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। सही। अच्छा फैसल, ये यकीनन वही बात है जो कल वज़ीर आज़म भी कह रहे थे और ये बारहा कहते हैं कि मेरी मुल्क से बाहर कोई जायदादें नहीं हैं और जिनकी जायदादें हैं वो आज जिस हाल में हैं वो भी सबके सामने है। तो ज़रा उन्हीं से मुतालिक मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि PDM को हमने देखा कि अब एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जो है वो करती हुई हमें नज़र आ रही है। पहले तो एक पेज पर थी लेकिन अब मुत्तहिद नहीं है। सूरत हाल तो इस नहज पर पहुँच गई कि JUI तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर लाड़काना में PP के खिलाफ मुहिम चलाने वाली है। क्या ये वाकई सच है? ऐसा होने वाला है? हमें नजर आएगा? देखिए, ये तो वो लोग बेहतर जानते हैं PDM वाले, लेकिन बज़ाहिर तो ये लगता है कि PDM तितर बितर हो गई है और उसकी वजह कोई किसी पे भारी नहीं है भाई। उसकी वजह ये है कि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। इन्होंने जलसे करने की कोशिश की 11 पार्टियों ने मिलके, लेकिन सामने जब पब्लिक देखी तो उसी वक्त ये आपने इनके चेहरे देखे, जरा पुराना इनका एक जलसा निकाले PDM का 2020 से, जितने भी जलसे किए स्टेज पे जाके इनके चेहरों पे लिखा होता कि भाई बात समझ में नहीं आ रही, अब आगे चलने का नहीं है, क्योंकि अवाम ने मुस्तरद किया। और उसके बाद आगे आके इस्तीफों की कॉल सबने दी। अंदर पार्टी से लोगों ने कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, चंद लोगों की करप्शन बचाने के लिए हम क्यों इस्तीफे दें। तो इनको फिर भी समझ आई कि ये तो चलने का नहीं है, तो इन्होंने ग्रेजुअली वो कहते हैं ना, आपके ऑडियो इंजीनियर को पता होगा, फेड आउट किया, इससे आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट किया। और फिर ये उसी वक्त पता आश्कार था जब पब्लिक ने इनको रिजेक्ट किया कि PDM जो है वो चलेगी नहीं आगे, और ऐसा ही हुआ। अब आपके सामने है, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी की करप्शन बचाने के लिए बाहर अवाम नहीं निकलती, अवाम करप्शन के खिलाफ निकलती है। और उसका अमली मुजाहरा इमरान खान ने करके दिखाया कि पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड तारीखी अवाम बाहर निकाल के दिखाई। ये भी समा TV के पास ये बात आपकी दुरुस्त फैसल भाई, लेकिन सवाल फिर वही, लाड़काना अवामी इत्तेहाद क्या है? सही, मुझे क्या पता, जिनका है उनसे पूछो। आपका बंदा उसके अंदर है सही, PTI का भी है। मुझे नहीं पता सही, मैं अभी अगर ऐसा हो कि लाड़काना अवामी इत्तेहाद में PTI के लोग हों तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जिसमें JUI फे भी है, उसमें आप लोगों का बंदा होगा तो क्या करेंगे? बहुत सी जगहों पे ना लोकल लेवल पे चीजें होती हैं, लेकिन मुझे एक चीज का पता ही नहीं है, मैं उसका आपको क्या जवाब। मैं यही तो सवाल कर रहा हूं, अगर ऐसा हो, कहीं पर ऐसा इत्तेहाद हो, JUI फे और PTI साथ हो, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो, तो आप क्या करेंगे? उस लोकल सतह पे देखना पड़ेगा, लोकल सतह की पॉलिटिक्स को यू कैन नॉट डिनाई। आप खुद वहां से हैं, सिंध से हैं, आपको पता है सिंध के कई इलाके हैं जहाँ पे आपकी मजबूरी होती है, आपको करना पड़ता है। यानी मजबूरी के लिए और मफाद के लिए PTI JUI फे से कहीं हाथ मिला ले तो कोई मसला नहीं है। वाह सही, वाह, किसका मफाद देखना होगा। अगर देखें, सवाल में एक बहुत बड़ा अगर है भाई, अगर मफाद अवाम का देखकर किसी ने लोकल लेवल पे कुछ किया है तो ठीक है। यानी अगर अवाम के मफाद के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI को कहीं मिलना पड़े, बैठना पड़े तो मिल जाएंगे। लोकल सतह पे बहुत सी चीजों को तनाजुर में देख, लेकिन इसका सीधा जवाब ये है कि अगर ये अवाम के मफाद में नहीं है तो गलत किया। अच्छा फैसल, एक और ज़रा चीज़ मुझे बताएं। चलिए अगर मगर का तो हो गया ना, ये तो सब पीछे रह गई चीज़ें। अब ज़रा मरियम नवाज़ की हम बात कर लेते हैं, जो ये कह रही हैं कि भाई मैंने तो बाहर जाने की बात की नहीं है। अभी आपने एक ट्वीट भी लिखा जिसमें आपने कहा जी इस टब्बर को बाहर जाने की पड़ी रहती है क्योंकि इनका पैसा बाहर है, इनकी जायदादें बाहर हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान हुकूमत करने आते हैं। लेकिन मरियम तो इनकारी नज़र आ रही है, वो कह रही हैं जी कि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है। जी, जो ट्वीट उन्होंने किया है उसके ऊपर मैंने ट्वीट किया है, बिल्कुल। और वो ट्वीट ये था कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पे उन्होंने तनकीद करने की कोशिश की है कि जी आप बाहर निकले। तो मैंने कहा इनको तो बाहर जाने की हर वक्त पड़ी रहती है, निकलने की पड़ी रहती है, तो उस तनाजुर में किया है। और दूसरा ये, आप मुझे बताए ना
कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत करने नहीं आते रहे। आज की बात नहीं कर रहा, आप 1980s के बाद से देख लें, जब इनकी हुकूमत खत्म, ये मुल्क से बाहर, फिर ये आते हैं अगर हुकूमत मिल गई तो ठीक है, वरना बाहर। सारा वक्त इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को लूटने पे लगाया। बैरून मुल्क जदादे बनाई, इनके इलाज बाहर, खांसी भी होती है, छींक भी आती है, बाहर चले जाने की कोशिश करें। ये डॉक्टर अदनान, ये डॉक्टर है, ये ट्रैवल एजेंट है, ये बोर्डिंग पास लेके फिरता रहता है। अच्छा, लेकिन फैसल भाई मुझे एक बात बता दें, ठीक है ये फोकस आप लोगों का ज़रूर है माजी की हुकूमतों पर, उनकी तनकीद करने पर, उन पर तनकीद करने के हवाले से, लेकिन अभी जब हमने लोगों की राय भी सामने रखी, लोगों के सवाल सामने रखे, इवन जो कॉल्स कल भी हैं, तो एक मेजर मसला तो सर महंगाई का है। तो मुझे बताएं 2.5-3 साल में जो इस माफिया से लड़ने की कोशिश इमरान खान साहब करें, जो कि है बहुत अच्छी बात कि वो माफिया जिसकी वजह से महंगाई है, 2.5 साल में कोई ब्रेक थ्रू हुआ, कोई ऐसा मामला सामने आया कि वाकई कंट्रोल हो गया, या अभी तक माफिया से लड़ना जारी है और माफिया बेकाबू है? नहीं, माफिया के सामने पहली बार तारीख में कोई खड़ा हुआ है, कोई भी नहीं खड़ा हो सका। इसमें कोई शक नहीं सर, खड़ा तो हुआ है, लेकिन 2.5 साल हो गए सर। सुन लेना जी जी, अगर आपने जवाब देना है तो फिर मैं तो सिर्फ सवाल करता हूँ। मैं और महक आपको सुनते रहते हैं, आप जवाब दे दें। यही तो मसला है सर, सवाल सर डॉलर की तारीफ करें, पीपल्स पार्टी का दौर 2008 में आया, 2013 तक था। डॉलर जब ये इनका दौर आया 64 रुपए का था, 98 रुपए पे गया, 53% इजाफा हुआ, महक खामोश रही। मुस्लिम लीग नून का दौर आया 2013, डॉलर 98 का इनको मिला, ये 129 पे लेकर गए, इजाफा हुआ 31%। और अब पीटीआई वाले आए हैं 2018 में, 129 का जब मिला तो अभी 153 के 18% है। पीपल्स पार्टी के दौर में 53% इजाफा, नून लीग के दौर में 31% इजाफा, और पीटीआई के दौर में 18% इजाफा। एक और तारीखी काम भी हुआ है फैसल भाई जी, 80 रुपए की दाल 300 की मिल रही है, कभी नहीं हुआ था। सारे रेट चेक कर लें, पीछे तक चल लें कि परसेंटेज क्या है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ फैसल भाई कि क्या ये वाकई माफिया से लड़ने की जो कोशिश हो रही है। सर फिर आप कोई बात करें, मेरी बात तो सुन ले। मैंने आपको फिगर्स इसलिए बताई हैं कि आपको पता चले कि ये आज दाल क्यों महंगी है, सही है, आज ये सारी चीजें महंगी क्यों है, आपको पता चल जाएगा। ये 2.5 साल हो गए सर हम ये सुनते आ रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या आगे भी हम यही सुनते आएंगे कि क्यों महंगी हुई है, या महंगाई खत्म होने की भी कोई खबरें सुनेंगे? नहीं, इंशाल्लाह महंगाई नीचे आएगी इंशाल्लाह। आज हालात पहले से बहुत बेहतरी की तरफ गामजन है। आज पाकिस्तान के आमदनी और खर्चे बराबर हो गए। अगर उनके लिए हुए कर्जों की किस्तें ना देनी पड़े तो आज इमरान खान ने पाकिस्तान के आमदनी खर्चे बराबर कर दिए। पाकिस्तान जो कि खसारे में था 20 अरब डॉलर के 2018 में, आज वो नफे में जा रहा है। ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर की दुनिया तारीफ कर रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी ऊपर जा रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान टेक्सटाइल में ऊपर जा रहा है, पहली दफा 1960s के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। पहली दफा 50 साल के बाद 2 डैम्स बन रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा सोशल असिस्टेंस पैकेज इमरान खान लेकर के आए हैं। तो ये सारे जब बड़ी बड़ी चीजें ठीक हुई हैं ना, बिल्कुल जी ठीक है फैसल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और दुनिया भी इसकी हमें मुख्तलिफ नज़र आ रही है कि दुनिया इस चीज़ की तारीफ़ करी है कि लास्ट ईयर कोविड में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ थी वो यकीनन दुनिया के लिए मशअल राह है एक तरह से। अच्छा, मुझे अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ ज़रा मैं क्रिकेट पर भी आपका कॉमेंट लेना चाहूँगी। कल हमने देखा बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, फ़खर जमान की 193 रन की शानदार इनिंग्स, बेहतरीन वो खेले, लेकिन पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। शिकस्त से वो पाकिस्तान को नहीं बचा सके। आपने कल का मैच देखा? जी हाँ, मैंने देखा, आखिरी हाफ देखा, कैसे मिस कर सकते थे। फ़खर जमान कमाल की बैटिंग की है, बहुत ही आला। देखिए ये मैटर नहीं करता, हार गए हैं लेकिन तगड़ा खेला है, मतलब उसने फाइट किया है। और इट डजंट मैटर कि अगर आप हार भी गए हैं, लेकिन आपने फाइट किया और देखा है लोगों ने कि आपने फाइट किया है, तो बस आपने दिल जीत लिया पाकिस्तानियों के। और अब्दुल रज़ाक की उस इनिंग्स की याद ताज़ा कर दी है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2010 में सिंगल हैंडेडली अब्दुल रज़ाक ने कश्ती चलाई थी और मंझधार लगाई थी। और यहाँ पर फ़खर जमान भी बस ले गए थे,
लेकिन कुछ रूल्स सामने आए हैं। यही तो आपसे मैं पूछना चाह रहा था फैसल भाई, ये डी कॉक ने क्या किया? ये इस तरह डिसीव करने की जो कोशिश की, ये क्या था? देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना है, लेकिन विकेट कीपर ने जो किया है, उसने इशारा किया है उधर। अब उसने बेसिकली वो रूल्स के अंदर है बेसिकली, लेकिन चले ये बात तो क्रिकेट बोर्ड को जो है ना टेकअप करनी चाहिए आईसीसी से, क्योंकि हम लोग तो फिर समा टीवी वाले हैं ना, हम तो आपस में बात कर रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इसको टेकअप करे, वो चेक कर लें टेक्निकली। लेकिन ओवरऑल आप देखें, वो खैर हमने मैच नहीं जीत जाना था उससे, लेकिन फिर भी उसका 200 हो सकता था। एक बेहतर एक असूलों की जो है ना पासदारी हो सकती थी, कानून की पासदारी हो सकती थी। बहरहाल फखर जमान ढेर आला बड़ा दिल खुश किया उसने, क्योंकि कमाल किया है। और 200 हो जाता है तो बहुत ही मजा आ जाता है। वो खुद कह रहा था कि मेरे रन्स का कोई फायदा नहीं, मेरी टीम नहीं जीती। ये बहुत बड़ी अच्छी बात की उसने, लेकिन अगर वो 200 कर देता तो बहुत ज्यादा खुशी होती। लेकिन What an innings it was, because बहुत अरसे के बाद हमने, आपको याद है सईद अनवर ने ऐसी एक इनिंग्स खेली थी इंडिया के खिलाफ, लंबी इनिंग्स खेली थी, और वो भी 200 के करीब जाके आउट हो गए थे। और फिर ये बड़ी इनिंग्स में से एक इनिंग बन गई है जो हमेशा याद रखी जाएगी, जिसकी बातें होंगी, जिसका जिक्र किया जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है। फखर जमान ने जो बाद में कहा ना कि गलती मेरी ही थी, यानी वो फिर भी मार्जिन दे गए, ये भी एक बड़ा अच्छा उनकी तरफ से जेस्चर था। थैंक यू सो मच फैसल जावेद साहब, आप साथ मौजूद थे। और सियासत हो या कुछ तीखे सवाल हो, उसके बाद में क्रिकेट का मैदान हो, इस पर गुफ्तगू करके वाकई मजा आया। चलें आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं और हम ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हम मौजूद हैं इस वक्त भैंस कॉलोनी के एक बाड़े में। भैंस कॉलोनी से पूरे कराची को दूध सप्लाई किया जाता है। दूध हर घर में जाता है, लेकिन कैसा दूध जाता है, ये सवाल हर जहन में आता है। आज हम करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी। चूँकि यहाँ पर अगर दूध जिसका फैट बेहतरीन है, जो दूध यहाँ पर बेहतरीन होता है, वो रास्ते में कहीं ख़राब तो नहीं हो जाता, वो जब पहुँचता है दुकान पर तो क्या वहाँ पर पानी तो नहीं मिलाया जाता। आप रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कराची वाले कैसा दूध पी रहे हैं। ताज़ा दूध यहाँ पर हम खुद निकाल रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जब इस दूध को चेक करेंगे तो ये दूध तो जनाब बिल्कुल ठीक होगा। ताज़ा दूध खुद यहाँ पर आप निकालें और लेकर जाएं तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं। लेकिन रोज़ाना ज़ाहिर है यहाँ पर आ नहीं सकते और ताज़ा दूध ले जा नहीं सकते, लेकिन ये ताज़ा दूध, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये तो ज़ाहिर है बेहतरीन क्वालिटी का दूध है। उसके बाद जब दूध जाता है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और वहाँ पर बेचा जाता है, उस दूध की क्वालिटी कैसी होती है, आज हम इसकी बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि कराची वाले कैसा दूध पी रहे हैं। इस बाड़े में हम मौजूद हैं और इसके मालिक मोहम्मद इमरान साहब साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं इस बाड़े से मुताल्लिक। सर, हम यहाँ पर आए, थैंक यू वेरी मच कि आपने मौका दिया कि हमें इस बाड़े को हमने विजिट किया। थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये भैंसें जो आपने पाल रखी हैं, क्या चारा इतना महंगा हो रहा है, ये हो क्या रहा है कि दूध जो एक कराची वाले को मिल रहा है वो महंगा होता चला जा रहा है? लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी भैंस की कॉस्ट इतनी महंगी हो गई है कि एक नॉर्मल भैंस जो आपके सामने ये खड़ी हुई है, ये तकरीबन 2 लाख 2 लाख रुपए की हम भैंस लेते हैं, जो कि 7 महीने दूध देती हैं। उसके बाद ये फारिग हो जाती हैं, वापस पीछे चली जाती हैं, और जो पीछे जाती हैं वो हमारे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो 80,000 90,000, तो हमें तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये हमारे ये टूटते हैं। दूसरा, फिर हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है यहाँ पर। राशन जिसको देखो वो अपने हिसाब से अपने महंगा बेच रहा है। जिस तरह आप लोग घरों में दलिया इस्तेमाल करते हैं, वही प्योर दलिया हम यहाँ जो है वो अजनास को दे रहे होते हैं। तो राशन इतना महंगा हो गया कि हमें यहाँ पर भैंस कॉलोनी में अपने बाड़े से जो हमारा दूध निकल रहा है, इस वक्त इसकी कॉस्ट आ रही है 140 रुपये। यानी आप जो यहाँ से दूध दे रहे हैं वो फी लीटर 140 रुपये का है? जी, हमें जो पड़ रहा है इस वक्त भैंस कॉलोनी में दूध, हमारे बाड़े में जो कॉस्ट आ रही है वो 140 रुपये आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ से उठ जो रहा है वो हमारे बंदी रेट पे उठ रहा है, जो हमारी बंदी रेट होती है। वो क्या रेट है? हमारी बंदी रेट जो है वो है इस वक्त 4150 रुपये। लीटर कितना हुआ उस पर? ये लीटर तकरीबन 110 रुपये बनता है। अच्छा, यानी जो यहाँ से गाड़ियाँ लेकर जा रही हैं वो 110 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से दूध लेकर जा रही हैं दुकानों को देना, और फिर उसके बाद घरों में जाना तो 5-10 रुपये बढ़ता जाता है। इस तरह कॉस्ट बढ़ जाती है? जी बिल्कुल, इस तरह बड़े ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर दुकानदारों के पास जाता है तो फिर उनकी इलेक्ट्रिसिटी, उनका चिलर का खर्चा, उनकी प्लास्टिक वगैरह जो वो यूज़ करते हैं उसका खर्चा, तो फिर ये जाके जब वो 130 रुपये मार्केट हो रहा है। अब ये बात समझ से बाहर है कि
दूध अगर फी लीटर आपको 140 रुपये का पड़ रहा है तो आप तो नुकसान में हैं। देखें अभी हम टोटली नुकसान में हैं। अगर गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी तो बहुत जल्दी ये कारोबार लोगों का ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा, अगर दूध आपका महंगा प्रोड्यूस हो रहा है तो आप फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये तो नुकसान में है। या फिर इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं या कहीं पानी मिलाया जाता है, होता क्या है? देखिए बहुत सारे लोग पानी भी मिलाते हैं भैंस कॉलोनी में, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी रिलेटिव हैं उनके बाड़ों में आपको पानी नहीं मिलेगा। हम खालिश दूध बेच रहे हैं, अल्लाह के बेइंसार करके बेच रहे हैं, अल्लाह तवक्कल कर रहे हैं, अल्लाह हमें जो घर की रोजी रोटी चला रहा है, बस यही है। भैंसों से दूध निकाल के यहाँ पर ला रहे हैं, जमा कर रहे हैं और इसी का सैंपल लेते हैं हम जरा। ये दूध यानी ताज़ा दूध जिसका हमने सैंपल लिया है, क्योंकि हम चेक करेंगे जो सैंपल हमने बिल्कुल बाड़े से लिया है और उसके बाद जो हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जाके कलेक्ट करेंगे, क्या इसमें कोई फ़र्क है या फ़र्क नहीं है? इसमें मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की जो दूध की दुकानें, वहाँ पर हम जा रहे हैं और सैंपल कलेक्ट करते चले जा रहे हैं। एक और शॉप पर इस वक्त हम मौजूद हैं, सैंपल लेते हैं, सील करेंगे और फिर कुछ और इलाकों से सैंपल लेंगे और फिर वापस जाएंगे भैंस कॉलोनी और फिर इलेक्ट्रोस्कैन की मदद से आपको बताएंगे कि कराची में मिलने वाला दूध कितना अच्छा है। बहुत शुक्रिया। एक और सैंपल कलेक्ट हो चुका है, चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मैं ठीक, आप कैसे हैं? मुझे इस बॉटल में 20 रुपए का दूध चाहिए। तो हम आ चुके हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में और अब होगा जनाब दूध का दूध और पानी का पानी। कराची वाले दूध के नाम पर क्या पी रहे हैं, ये खुला दूध कितना अच्छा है या कोई मसला है, तो वो सामने आ जाएगा, क्योंकि आज ये दूध स्कैन होगा। एक नहीं कई सैंपल्स मेरे पास मौजूद हैं और एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुजर साहब साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच सर। हमने कमेंट किया था कि हम ये आवाम को बताएंगे और दिखाएंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में मिलने वाला दूध जो भैंस कॉलोनी से आता है वो कॉलोनी से निकलने के बाद कहीं बीच में गड़बड़ तो नहीं हो जाती, दूध कैसा मिल रहा है। तो ये है जनाब वो मशीन्स जिस पर हम करेंगे स्कैन। तो शाकिर साहब मैं लाया हूँ 4 सैंपल, ज़रा देखते हैं कि क्या इसका नतीजा निकल जी ज़रूर। हमने चूँकि शो में डिस्कस किया था और बहुत ज़रूरी है कि सेहतमंद माशरे के दुश्मनों का किला खमा किया जाए, उन्हें सामने लाया जाए, तो हम समझते हैं कि ये होना चाहिए ज़रूरी। हम बाड़े पर गए, हमने वहाँ से ताज़ा दूध लिया और इस ताज़ा दूध की क्वालिटी है क्या, ये सबसे पहले हम चेक करेंगे और इसके बाद जो दीगर दुकानों से हम दूध लेकर आए हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों से, हम वो चेक करेंगे, फिर कंपैरिजन हो पाएगा। शाकिर साहब पहले ये वो दूध जो ताज़ा हम अभी बाड़े से लेकर आए, देखते हैं जी मशीन इस दूध से मुताल्लिक क्या बताती है। इसे चेक करके पानी मिला के हम इसी में चेक करेंगे। सही। अगर फैट ज़्यादा शो हो रहा है इस रिज़ल्ट में तो उसका मतलब है कि दूध वो मिलावट है सर, मिलावट है उसमें। ओके, इसका नतीजा तो आ चुका है जनाब, 6.16 फैट का दूध है। यानी ये तो सारा इसमें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये दूध और 0% पानी, हम इसी में ही हम मिलाएंगे पानी। ठीक है, ठीक है। ये मशीन ठीक काम कर रही है या नहीं, क्योंकि हमने ये भी आपको बताना है कि अगर पानी मिला हो दूध में तो ये मशीन बता देती है कि इसमें पानी मिला हुआ है। अब हमने चूंकि इस दूध में खुद से पानी ऐड किया है और अब देखते हैं इसका नतीजा क्या आता है। चलो जी, रिजल्ट आ चुका है इसका और देखते हैं कि इस नतीजे में थोड़ा सा पानी इसमें डाला था तो वो 19.80% एडिड वाटर दिखा दिया मुझे। ज़बरदस्त जी। अगर दूध में पानी मिलाया होगा तो ये मशीन बताएगी कि कितना पानी मिलाया हुआ है। तो जनाब ये है दूध का दूध और पानी का पानी, जितना पानी मिलाया इस मशीन ने सब बताया। तो जो मिलाएगा दूध में पानी ये मशीन चट्टा कट्ठा खोल के रख देगी। लेकिन उसके अलावा जो कराची वालों को दूध मिल रहा है वो सैंपल मेरे पास है, चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे उसके नतीजे। तो स्टार्ट करते हैं जी, जो पहली शॉप से हमने दूध लिया था। आए जी चेक करें। अच्छा, थोड़ा सा दूध आपने डाला इसमें और अब इसको आप कर रहे हैं कैलिब्रेशन मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोशिश ये की कि जैसे सैंपल कलेक्ट करें 30-40 मिनट्स में हम यहाँ पर पहुँच जाएं ताकि दूध ख़राब ना हो जाए। तो लेट्स सी।
ये पहले दूध का रिजल्ट आ चुका है, अब देखते हैं कि इससे क्या नतीजा निकाला जा सकता है। शाकिर साहब प्लीज़ एक्सप्लेन। बिल्कुल खालिस दूध है, इसमें एडिड वाटर देखें आप 0% आया। ठीक। और ये 5.5 फैट का दूध है। ठीक। और जो फूड लॉ पाकिस्तान है उसमें 5 फैट का दूध बफलो में तस्वुर किया जाता है, और जो कमीशन कराची का नोटिफिकेशन है उसमें 6 फैट दूध हमें कहा गया कि हम फराहम करेंगे। तो ये 6 फैट तो नहीं है, लेकिन ये 5.5 फैट है। फूड लॉ पाकिस्तान जो कहता है वो कहता है 5 फैट का। ठीक है, इसका दूध है तो अच्छा दूध है। अच्छा दूध। चलो जी, जो पहली दुकान से दूध लिया वो अच्छा दूध है, बाकी 3 दुकानों से लिया गया दूध कैसा है अब वो देखते हैं। तो लगता है ये सारे दूध इम्तिहान में पास हो गए हैं। जो हम दुकानों से लेकर आए थे, यहाँ उसका टेस्ट कराया, स्कैन करवाया, एक का नतीजा आपके सामने रखा था। शाकिर साहब ये 3 और नतीजे आपके पास हैं, ज़रा इनसे मुतालिक मुझे बता दें। असल में जी सबसे अहम बात यह है कि देखें ये मशीनें हैं यूरोपियन टेक्नोलॉजी की हामिल है, लैपटॉप स्केल, और बाहर से इंपोर्ट की गई। इसका सेंसर जो पड़ता हम ये रसीद दे देते हैं जो भी चेक कराने के लिए आता है। सही। तो इसके जो नताइज हैं, देखें कराची के शहरी बड़े खुशकिस्मत हैं कि कमर्शियल डेयरी फार्मर्स यहाँ डेयरी फार्मिंग करते हैं कराची के मज़ाफ़ात में, और शहरी अच्छा दूध पीते हैं। पर चंद परसेंट जो जिनके लिए आज हमने ये प्रोग्राम किया है या शुएब मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं, हमें उनकी भी निशानदेही करनी होगी और उसमें उनका किला कमा करना होगा। बिल्कुल। तो जी इसमें तकरीबन तमाम दूध बहुत अच्छे हैं। पहला जो है 5 कुछ फैट का था, दूसरा उससे अच्छा फैट आया जो 4 किलो क्रीम तकरीबन बनती है। ये 4.25 किलो क्रीम का है जिसे 5.75 फैट कहेंगे। ये 6.5% फैट का है जो कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन से भी ऊपर फैट है इसके अंदर। लो भैया मैं तो अब लूँगा ऐसी दुकान से जाके। और ये 5.87 फैट है, तो तकरीबन ये 3 किलो 780 ग्राम जो क्रीम हुई, और ये 4 किलो क्रीम का दूध है, ये 6.29 फैट। तो ये बहुत अच्छा दूध है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मीडिया इन तमाम चीज़ों को सही अंदाज में अवामुन नास के सामने रखेगा और मज़ीद एफ़र्ट्स को जारी भी रखेंगे। शुएब आपके हम जो छोटी जो दुकानें हैं वहाँ पे मुमकिन ऐसा हो, इसमें हम कोशिश करेंगे मिलावट को रोकने के लिए कि हम दुकानदार के प्रॉफिट को पूरा रखें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ताकि वो मिलावट को कम करे और उसका प्रॉफिट उसे जायज़ मिले। जब उसे प्रॉफिट जायज़ मिलेगा तो वो मिलावट क्यों करेगा। और इसके साथ साथ आज हमने ये प्रोग्राम क्यों किया, क्योंकि दूध हर घर में जाता है, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। जब हम अपने बच्चों के लिए ये दूध लेकर आते हैं तो हमारे दिल में जो वसवसा होता है, आज हमने उस वसवसे को हटाने की छोटी सी कोशिश की है कि कराची वाले अपने घर वालों को, स्पेशली अपने छोटे छोटे से बच्चों को जो दूध दे रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन शाकिर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं पर अगर गलती हो रही है तो उसकी निशानदेही आपने, मैंने और हमने मिलकर करनी है। कहीं पर आपको शक हो, आपको शुबा हो जाए, जो दूध आप लेकर आ रहे हैं जिस जगह से, वहाँ पर मिलावट है, दूध ख़राब है, दूध ठीक नहीं है, तो इनके ऑफिस आप आ सकते हैं, मशीन्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप 1 मिनट में वो दूध स्कैन करवा सकते हैं और आपके सामने उसका नतीजा आ जाएगा कि दूध आप कौन सा इस्तेमाल करें। तो आज भैंस कॉलोनी से लेकर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर वहाँ से दूध का सैंपल्स लेकर आए, यहाँ पर चेक किया, ख़ुद भी मुतमईन हुए। आई एम श्योर आप लोग भी मुतमईन हुए होंगे कि कराची वाले बहुत अच्छा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनाब हमने आपको दिखाया कि अगर आप खुला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शक व शुबहात आपके जहन में होंगे, यकीनन वो किसी न किसी हद तक दूर भी हो गए होंगे। और आप अगर फिर भी शक है, दूध लीजिए और जाके लैक्टो स्कैन पर स्कैन करवा लीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। स्टे विद अस। गोताखोर ने पानी में सांस रोककर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कितनी देर तक वो सांस रोक सकते हैं जनाब, जब इसकी हम बात करते हैं तो सबूता नामी गोताखोर, इन्होंने पानी में 24 मिनट 33 सेकंड तक सांस रोक कर रखा। इससे कबल उनका अपना ही रिकॉर्ड था 24 मिनट 11 सेकंड का। मैं हैरान हूँ, 24 मिनट हम 2 मिनट बाद ही कहेंगे बाहर निकालो हमें, हमने सांस लेना है। और अगर हमने रिकॉर्ड बनाया होगा ना, हमें पता होगा कि अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा था। मेरे जैसे सुस्ती का शिकार बन गए, चलता तो चले 24 मिनट। एनीवेज उन्होंने ट्रेनिंग की थी, बहुत ज़्यादा। और जब आप, अगर उन्होंने ट्रेनिंग की है तो ट्रेनिंग के साथ साथ जब आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल से ये भी सीख लेते हैं। डेफिनेटली जनाब। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं, आपको खबर देते हैं अमेरिका से, जहाँ पर एक ऐसा शब तैयार
तैयार हो रहा है जो कि शमसी तवानाई से चलेगा। इस शिप में 262 फीट लंबे कार्बन फाइबर सेल लगेंगे जिसमें 12 बेडरूम्स होंगे और अमले के 40 अरकान के अलावा 24 मेहमानों की रिहाइश की जगह मौजूद होगी। अच्छा जी, इसमें एक बड़े स्विमिंग पूल के अलावा हेलीपैड भी मौजूद होगा। वाह क्या बात है यार, मतलब शेब आपको जाना चाहिए। नहीं, जाना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बना के यहाँ पे रखना चाहिए ताकि मैं यहीं पे निकल जाऊँ डीप सी की तरफ जाकर डॉल्फिन देख के वापस आ जाऊँ। चलें आपको इसी तरह लेकर चलते हैं दुबई। यहाँ पर खबर ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा फन पारा 6 करोड़ 20 लाख डॉलर में नीलाम हुआ है। बरतानवी मुसव्विर का ये फन पारा 17,176 मुरब्बा फीट पर मुहित है। फन पारे को इंसानियत का सफ़र करार दिया जा रहा है। उसकी मेकिंग की भी वीडियो है हमारे पास, आपको हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त, और ये ह्यूज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और लेकिन बड़ा होने के साथ महंगा कितना है कि इतने पैसों में तो एक घर ब्यूटीफुल बाय द वे। और इसको कौन अपने घर में रखे, इससे बेहतर कोई घर खरीद ले। हाँ, ये रखे, इसके पीछे घर बना ले। हाँ, इसके हाँ ये कर ले आप ये, लेकिन बहुत महंगा भाई। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं, ज़रा वापस अपने मुल्क पे आ जाते हैं। हमारे मुल्क में बहुत नायाब और बहुत कीमती हीरे हैं जनाब। कराची की 13 साला हाइका हसन की हम बात करते हैं जिन्होंने टेबल टेनिस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वो पुरअज़्म है। और हाइका ने गुज़श्ता साल जूनियर टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का टाइटल अपने नाम किया था। इस पर हुज़ैफ़ा खान ने रिपोर्ट तैयार की, उन्होंने उनसे बात भी की है, उनकी ज़िंदगी पर उन्होंने जो है वो अपडेट हमें दी है, तो वो हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के ज़रिए। छोटी उम्र में मुल्क का नाम रोशन करने का ख्वाब, टेबल टेनिस का उभरता हुआ नाम, ये है हाइका हसन। हाइका सिर्फ 13 साल में इंटर यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल मुकाबलों में 11 गोल्ड मेडल्स और मुतादिद ट्रॉफीज जीत चुकी हैं। हाइका ने गुज़िश्ता साल नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में सिंध के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। हाइका कहती हैं वालिद को देखकर टेबल टेनिस का शौक हुआ। हाँ मुश्किल है, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है आप स्टडीज़ को भी साथ लेके चल रहे होते हो, फिर आप स्पोर्ट्स भी लेके चल रहे होते हो, लेकिन ये अच्छा आपके लिए एक चैलेंज होता है कि आप इसको पूरा करें। हाइका के वालिद ही उनके कोच हैं जो हाइका को भरपूर मेहनत करवाते हैं। बीइंग ए फादर और बीइंग ए कोच इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि ये चैलेंजिंग होता है कि आप एक तरफ फादर्स वाली फीलिंग्स रखते हैं और दूसरी तरफ आप इसको एक अच्छा प्लेयर भी तस्वुर करते हैं। मोटिवेशंस के लिए मैं थोड़ा सा इनको कुछ टारगेट्स देता हूँ और उसमें कुछ इनको प्राइज़ वगैरह रखता हूँ। हाइका अपने खेल को निखारने के लिए लड़कों के साथ प्रैक्टिस मैच खेलती हैं और रोज़ाना 3 घंटे ट्रेनिंग भी करती हैं। नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जीतने के बाद हाइका का अगला हदफ सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जीतना है। कैमरामैन सनाउल्लाह दायरी के साथ हुज़ैफ़ा खान, समा, कराची। आगे बढ़ेंगे, कराची ही की बात करते हैं, गर्मी के मौसम का जिक्र करते हैं। गर्मी का मौसम जिसमें सबकी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि छाँव मिल जाए और छाँव में चले जाएं, काम ना करना पड़े, धूप से बच जाएं। लेकिन इस गर्मी के बावजूद लैला और मिट्ठू का तमाशा नहीं रुका। पेट जो पालना है, ये माजरा क्या है, ये कहानी क्या है, जमजम सईद की रिपोर्ट में जानिए। गरीब अमीर को रोजी कौन देता है और गरीब अमीर की रोजी कौन है? क्या अल्लाह। पेट के लिए सजदा करके दिखाओ। चलो चलो बकरा, सजदा करो अल्लाह को। गर्म मौसम और बंदर का तमाशा। चलो बंदर बैठो कुर्सी पे, गाड़ी बनाओ। चारों तरफ से लोग चले आए, देखकर मुस्कुराए। लैला मिट्ठू ने वो करतब दिखाए कि हो गई हाय हाय। कबड्डी पहलवान बहुत अच्छे। दिलदार अली रोज नुमाइश से पैदल साहिल समंदर तक जाता है, डुगडुगी बजाता है, आवाज लगाता है। बंदर मिट्ठू और बकरी लैला साथ साथ रहते हैं, गर्मी सहते हैं, बेहाल हो जाते हैं, मगर तमाशा रुकता नहीं, चलता रहता है। बाबा जी बात ये है जो बंदर गर्मी बहुत हो गई है, अगर गर्मी की वजह से बंदर जानवर बहुत तंग है, खुदा करे तो बारिश हो जाए। वो चारे ये बेज़बान बंदर बकरी के दाने के, मगर तमाशाई बड़े तंग दिल हैं, तमाशा पूरा देखते हैं, पैसे बिल्कुल नहीं देते। मादा परस्ती के दौर में
इस मादा परस्ती के दौर में लोग नफ्सो नफ्स के आलम में ये लोग खुशियाँ बखेरते हैं, लेकिन इन लोगों को उजरत कोई नहीं देता, ना ही कोई माशा इनकी हौसला अफजाई करता है। अभी तो गर्मी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए मौसम क्या रंग दिखाता है। काश मिट्ठू की दुआ असर कर जाए, अबर खुलकर बरस जाए, तमाशा दिखाना आसान हो जाए। इंसान तो इंसान, जानवर भी बाराने रहमत के मुंतजर हैं। दुआ गो है कि जल्द बारिश हो और शहर का मौसम सुहाना हो जाए। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और अब सिंध के तालीमी इदारों की हम बात करेंगे। कोरोना के तेज़ी से बढ़ते केसेस के बायस वज़ीर तालीम सिंध ने 15 रोज़ के लिए स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पहली से 8वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स दोनों पर ये इत्तलाक होगा। ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी जाएंगी, जबकि दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस ने फैसला मुस्तरद कर दिया और उनके मुताबिक इस फैसले के इंतहाई भयानक नताइज सामने आ सकते हैं। यानी दोनों अलग अलग पेज पे हमें नजर आ रहे हैं। तालीमी साल के आखिरी दिनों में 15 रोज़ या ज़्यादा के लिए इदारे बंद नहीं किए जा सकते। हुकूमत ने फैसला सुना दिया है। प्राइवेट स्कूल्स ने अपने खदशात का इजहार कर दिया है। हुकूमत जो है वो अपने तौर पर बता रही है कि जनाब स्कूल्स बंद करना क्यों ज़रूरी है। अब इस फैसले पर वालिदैन क्या राय रखते हैं आपको वो दिखाते हैं और उसके बाद इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ऑनलाइन वो नहीं पढ़ पाते जो स्कूल में जाके पढ़ते हैं। अब वो हाथ में उनके टैबलेट दे दिए जाते हैं, उसमें कभी नेट का मसला हो रहा है, कभी वीडियो कॉलिंग सही नहीं हो रही। स्कूल जाके जो तालीम मिलती है वो अलग चीज़ होती है। इनको डिफरेंट मॉडल्स लाने चाहिए, ई लर्निंग, हाइब्रिड मॉडल, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए। बच्चों का बहुत लॉस हो रहा है। I mean, 20 साल बाद, 10 साल बाद हम क्या बताएंगे कि हमने सिर्फ कोविड की वजह से स्कूल ही बंद कर दिया? नहीं ना, हमें कुछ सोचना चाहिए, थोड़े SOPs फॉलो करने चाहिए। अभी हमारे पेपर हो रहे हैं थे, वो कैंसिल हो गए तो हमारे वो लॉस हुआ बहुत सारा। हमने इतनी तैयारी की थी, उसके अंदर अब ऑनलाइन क्लास में पेपर भी नहीं होंगे। मैं तो कहती हूँ कि छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हो रही है। पहले भी 1 साल छुट्टियाँ हुई हैं और अब फिर इन लोगों ने छुट्टियाँ कर दी हैं, इसलिए छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। तो हमने मेहनत की है पेपर के लिए, इस बार फिर से वही होगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और ऑनलाइन में पढ़ने में सही दिल नहीं लगता हमारा। और चूंकि फैसला भी इस तरफ सिंध से मुताल्लिक हुआ है, लेकिन ये मामला ऐसा है जिसने गिलगित से लेकर कश्मीर तक और इवन कराची से लेकर गवादर तक सबको परेशान कर रखा है कि क्या होने वाला है। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर है, चूंकि ज़ाहिर है जब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा उस तरीके से वो पढ़ नहीं पाएगा। अभी जो फैसले, मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं, इससे मुताल्लिक जब हम बात करते हैं, ऐसे में एसोसिएशंस का रोल क्या है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन तारिक शाह साहब ने, एंड वी हैव विद अस डॉक्टर फातिमा मीर। आप आखान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं। डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन फ्रॉम यू, प्लीज मुझे बताइएगा कि जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि थर्ड वेव है इस वक्त पाकिस्तान में और ऐसे में बच्चे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, तो इसमें इब्हाम है कि अब वाकई ऐसा है कि पहली और दूसरी वेव की निस्बत तीसरी वेव में बच्चे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जाके तनासुब वही है जो पहले था? डॉक्टर साहबा, क्या आपको आवाज़ आ रही है? एक कोई और, ये कोई किसी पॉलिटिशियन का भी मेरा ख्याल है कोई आ रही आवाज़। और अच्छा, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है तारिक शाह साहब, पहले मैं फिर आपसे बात कर लेता हूँ। मुझे बताइएगा कि जो फैसला लिया गया 2 हफ्ते के लिए स्कूल्स बंद करने से मुताल्लिक, इसमें एसोसिएशंस एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने के रुख पे हमें नज़र आ रही हैं। ऐसा क्यों? क्या हुकूमत ने अगर फैसला किया है कि स्कूल्स बंद 2 हफ्ते के लिए करने ताकि कंट्रोल करें, इसका फैलाव स्लो डाउन हो जाए, तो क्या ये दुरुस्त बात नहीं? जनाब बहुत शुक्रिया ऑन बोर्ड लेने का। देखिए बात यह है कि एहतजाज की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हो रही है और अब पहले हमने नहीं किया और अब क्यों सोच रहे हैं हम कि एहतजाज करें, इसको सोचने की ज़रूरत है। एक तो चीज़ ये है कि देखें आप कि सिंध की अगर मैं बिलखुसूस बात करूं तो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होता है सैटरडे को। तमाम मेंबर्स, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं, तमाम मेंबर्स इससे मुत्तफिक होते हैं कि फ़िलहाल स्कूल्स को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले उन सोशल एरियाज़ को बंद किया जाए जहाँ मॉल्स हो गए, पार्क्स हो गए, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क्स हो गए, आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, जहाँ पर बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है और जहाँ बच्चों को जाना ज़रूरी है भी नहीं, पहले उनको बंद किया जाए। फिर अगर खुदा न खास्ता और
इसमें ज़्यादा तेज़ी नज़र आती है कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर स्कूल को सोचा जा सकता है। लेकिन पैनिक के अंदर स्कूलों को पहले बंद ना किया जाए। पूरी दुनिया में यही होता है कि पहले और चीज़ें बंद की जाती हैं, फिर स्कूल बंद किए जाते हैं। तारिक साहब, कता कलामी की माजरत, ये इस चीज़ से मुतालिक रहनुमाई कीजिएगा। अगर गवर्नमेंट ये करते है, सन गवर्नमेंट जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पार्क्स खुले हैं, बच्चों का प्लेइंग एरिया खुला है, उसको बंद कर देते हैं, फिर प्राइवेट एसोसिएशन इस चीज़ पर राजी हो जाएगी कि स्कूल बंद कर दें आप? जी बिल्कुल, हमारा तो मुतालबा यही है कि अगर सारे सेक्टर्स बंद कर दिए जाते हैं, फिर अगर स्कूल्स को बंद किया जाए तो फिर तो सही है। वेव के पे सबको बंद किया जा रहा है, लेकिन अगर इस वेव के अंदर सिर्फ स्कूलों को बंद किया जाए, दुकानें भी खुली हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी खुली हुई है, तो मसला ठीक है। नहीं, आपकी राय ये है कि अगर तमाम सेक्टर्स बंद हो तो फिर स्कूल से मुताल्लिक ये फैसला होना चाहिए। डॉक्टर फातिमा, क्या आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। जी प्लीज़ शेयर कीजिएगा डॉक्टर साहिबा कि इस वक्त जो फैसले लिए जा रहे हैं और स्कूल से मुताल्लिक लिए जा रहे हैं, एज ए डॉक्टर आप क्या समझती हैं, ये दुरुस्त फैसला है? जब पार्क्स खुले हैं, तमाम सेक्टर्स खुले हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, गैदरिंग्स भी उस तरह से उन पर पाबंदी नहीं है, ऐसे में सिर्फ फैसला स्कूल्स बंद करने से मुताल्लिक होना, प्री स्कूल क्लास 1 से लेकर 8th तक के बच्चों को स्कूल ना भेजना, क्या इससे कोविड-19 का फैलाव रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा? स्लो तो जी हो जाएगा, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं खुद पर्सनली, मुझे पता है कि ये शादियों का सीजन है, मल्टीपल जगहों पे बिग गैदरिंग्स उसी तरीके से हो रही हैं। लोग समहाउ, क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, इवन दो वो 60 इयर्स एंड अबव को अभी तक वैक्सीनेशन साइनोफार्म की लगी है हुकूमत की तरफ से, और अब प्राइवेट वैक्सीन पाकिस्तान में आने लग गई है, फिर भी लोगों ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कि कंटिन्यू रहनी चाहिए थ्रू आउट 2021 इफ नॉट 2022 लोगों ने छोड़ दी है। और ये पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं शायद ज्यादा रिस्क हैं हमारे लिए रादर देन स्कूल्स, बिकॉज स्कूल्स में फिर भी स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन SOPs जारी रख रही है, लेकिन स्कूल्स का जो इशू होता है वो ये है कि वरिड पेरेंट्स होते हैं और स्कूल गारंटी नहीं दे सकता कि भाई स्कूल के अंदर स्प्रेड नहीं होगा, वो सिर्फ मिनिमाइज कर सकता है रिस्क को। अच्छा, डॉक्टर सही और गलत ये डिसीजन नहीं है, लेकिन बाय ऑल मींस दिस इज नॉट द ओनली प्लेस जहां पर लोगों की। ठीक है। अब डॉक्टर साहब एक बात और बताइएगा कि इस वक्त सिंध की सूरत हाल ये है कि ओवरऑल शायद 4% से भी कम है पॉजिटिविटी रेशो, लेकिन कुछ दिन पहले तक के जो डाटा थे जो कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल से सैम्पलिंग हुई और वहाँ पे चेक किया गया कि वहाँ पर पॉजिटिविटी रेट क्या है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 16% से भी ज़्यादा था। अब इस 16% सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में शो होना, आपको लगता है कि ये एक कॉन्क्रीट वजह है, ये एक बेस है जिसके बाद ये फैसला लेना ज़रूरी था कि लेट्स क्लोज द स्कूल्स? मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी जी चाहिए होगी। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने एंटीबॉडी का टेस्ट किया था सिर्फ देखने के लिए कि सीरोलॉजिकली कोविड की एंटीबॉडीज बच्चों के ब्लड में है, या उन्होंने PCR किया था देखने के लिए कि वायरस है बच्चों की बॉडी के अंदर के नहीं। Let's assume it was a PCR test. So if it was the PCR test, this means that the virus is in circulation, and this means कि बच्चे जो हैं एक possible source हैं अपने घर के बड़ों के लिए। Luckily for us, ये जो थर्ड वेव है इसमें ज्यादा रिपोर्ट्स बच्चों के पॉजिटिव आने की नॉर्थ ऑफ द कंट्री से आ रही हैं, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर का बेल्ट। हाँ जी। तो इस पे कुछ स्टडी हुई डॉक्टर साहिबा कि ये नॉर्थ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या B117 इज द रीजन? जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ये जो UK वेरिएंट है जो कि अभी इन सर्कुलेशन है और मेन कॉज है बिहाइंड द थर्ड वेव, उसमें लोग ज्यादातर नॉर्थ ऑफ द कंट्री आए UK से। सो ये जो हम स्कूल बंद कर रहे हैं, आपको इसी तरह दोबारा से इन फ्लाइट्स जो आ रही हैं दूसरे मुल्कों से, आपको दोबारा से अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि और उनमें वॉच करना चाहिए कि कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और उनको फॉलो करना चाहिए। आपको लगता है कि अब तो बड़ी ताखीर हो गई? आपको लगता है अब तो बड़ी ताखीर हो गई? अब अगर करेंगे उसका शायद फायदा नहीं है, अब तो ट्रांसमिट हो गया। नहीं, ऐसा आप इसलिए नहीं कह सकते। यू हैव टू मेक इट स्ट्रिक्ट अगेन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बाय ऑल मीन्स आप सही कह रहे हैं कि वो हाथ से चीज निकल गई है, लेकिन आप अपनी विजिलेंस लो नहीं कर सकते। तो लोगों में अब इतनी फटीग आ गई है, और हम सब में एज अ कंज्यूमर हमें इतनी फटीग आ गई है, ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, सारी नॉर्मल जिंदगी के जो एक्टिविटीज हैं वो हम ऑल्टरनेट तरीके से कर रहे हैं। वो माँ बाप की अभी मैं बात सुन रही थी कि हाइब्रिड इज नॉट एज गुड। बिल्कुल आई एग्री। माएँ थक गई हैं क्योंकि वो टीचर का भी काम कर रही हैं, माओं का भी काम कर रही हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि आप विजिलेंस नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये वायरस है और वायरस म्यूटेट करता है ओवर टाइम। तो जो आप वैक्सीन दे रहे होते हैं वो वैक्सीन पास्ट वेरिएंट्स के खिलाफ बनी हुई होती हैं। नए जो वेरिएंट्स आएंगे उनसे वैक्सीन का उतना परफेक्ट रिस्पॉन्स नहीं होगा जो कि पुराने वालों से था। तो इस लिहाज से हमें स्ट्रिक्टली
जिस हद तक हम मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं रखनी चाहिए। और दूसरा ये कि अभी सिंध फॉर सम रीजन उसमें थर्ड वेव में शुक्र है इतना ज्यादा अभी स्पाइक नहीं आया। तो ये जो पॉजिटिविटी पीसीआर की स्कूल्स में अभी आ रही है, अभी मुझे इसलिए वरी नहीं कर रही है क्योंकि इसके प्रोपोर्शनेट एडल्ट्स में स्पाइक बहुत ज्यादा हमने नहीं देखी सिंध में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि स्कूल्स आर ओनली वन प्लेस जहां पर बच्चे आपस में मिल सकते हैं। दूसरी पब्लिक एरियाज में भी दोबारा से वही 6 फीट डिस्टेंस और वो वाली चीजें दोबारा से इम्प्लीमेंट करने का और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है, जैसे सिंध ने लास्ट ईयर सक्सेसफुली किया था। ठीक है तारिक साहब, आप मुझे बताएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अच्छा प्लेइंग एरियाज बंद कर दें, पार्क्स बंद कर दें, मुझे बताएं कि अगर खुदा न खास्ता स्कूल में किसी बच्चे को कोविड हो जाता है या कोई बच्चा कोरोना का शिकार हो जाता है तो उसका जिम्मेदार क्या स्कूल होगा, या फिर आप वालिदैन से ये कहेंगे कि जी आप बच्चे को प्लेइंग एरिया में लेके गए थे, पार्क में लेके गए थे तो बच्चा कोरोना का शिकार हो गया, जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? देखिए नहीं, बिल्कुल देखें, इसका तयन करना तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि स्कूल के अंदर तो 5 घंटे वो बच्चा है, बाकी जो 19 घंटे है वो अपने घर पर गुजार रहा है, तो इसका तयन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि स्कूल से हुआ है या बाहर से हुआ है। लेकिन इसमें एहतियात मैं फिर ये कहूँगा बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल बात सही कह रही है डॉक्टर साहिबा कि सिंध के अंदर तो इतने स्पाइक की नहीं है, और जो हमें स्टीयरिंग कमेटी के अंदर बताया गया था वो जितना भी परसेंटेज चल रहा है जो अभी बताते हैं, कोट करते हैं, उसका भी 3% ये स्कूल्स के अंदर जो टेस्ट किए गए हैं उसका 3% बनता है ये, तो ये बहुत ही मिनिमम सा है। और बॉर्डर्स क्लोज करना एक अभी भी एक ऑप्शन है कि आप सिंध के बॉर्डर्स को क्लोज करें, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, इंटरसिटी जो भी कम्युनिकेशन जो ट्रैवलिंग हो रही है उसको आप रोक दें, तो अभी भी आप सिंध को बचा सकते हैं, अभी भी टाइम है। लेकिन अगर सिर्फ स्कूल को बंद करके ही सोच लें कि तालीम को रोक कर अगर कोरोना रोक लिया जाएगा तो ये बहुत गलत सोच है। ठीक, एक बात मुझे और बताएं तारिक साहब कि कुछ स्कूल्स वाले तो गवर्नमेंट के इस फैसले को बाय कर रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है लेट्स क्लोज द स्कूल्स। क्या ये वो स्कूल्स हैं और इसमें कुछ स्कूल्स ऐसे जो आपकी एसोसिएशन के अंडर आते हैं, क्या ये वो स्कूल्स हैं जिन्होंने कोर्स खत्म कर लिया है, दैट इज द रीजन कि वो चिल हैं और वो कहते हैं ठीक है जी बंद कर देते हैं स्कूल? नहीं, ऐसा कोई भी स्कूल मेरे हिसाब से कोई भी नहीं होगा जो इतना चिल होगा कि स्कूल बंद कर दिया जाए। क्योंकि अगर किसी स्कूल ने कोर्स कंप्लीट भी कर दिया है तो वो रिवीजन पे जा रहा है, और अगर रिवीजन भी कंप्लीट हो गया तो आगे एग्जामिनेशन की तैयारियां करनी है, फाइनल एग्जामिनेशन की। तो इन सब चीजों में अगर स्कूल अभी बंद हो जाते हैं 2 हफ्ते के लिए तो फिर जो है वो चीजों में सब खलल आ जाएगी, एक डिस्ट्रप्शन आ जाएगी, और बच्चों को जो है ना फिर आप एग्जाम नहीं ले सकेंगे। पहली बहुत डिजास्टर हुआ था कि विदाउट एग्जामिनेशन हमने पास किया था। मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर कोई एक ऐसा स्कूल हो कि उसने ऐसा कोई इकदाम उठाया हो तो उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? कैसा इकदाम? कि स्कूल्स उन्होंने बंद कर दिया, कोई प्राइवेट स्कूल हो, कि आप कह रहे हैं ना कि प्राइवेट स्कूल वाले तो नफी करें कि जी हम हुकूमत का ये इकदाम नहीं मानते, अगर कोई प्राइवेट स्कूल ऐसा हो जिसने कोर्स ये क्लेम किया कि हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया हम इसलिए बंद कर रहे हैं, तो फिर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करेगी? कार्रवाई तो इसमें कोई भी नहीं की जा सकती। इसके अंदर तो पेरेंट और स्कूल मैनेजमेंट का अपना एक इंटरनल मैटर है कि अगर वो समझते हैं कि वो कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो फिर वो करेंगे, उसमें जो भी आगे रिजल्ट बनाएंगे। ठीक है, आप मुझे ये बताएं सर कि बच्चों को टाइम देंगे, आप लोग क्या सोच रहे हैं? अब ज़ाहिर आपने कहा स्टीयरिंग कमेटी में बताया कुछ और था, मामला कुछ और हो गया, डिमांड आपकी है कि बाकी तमाम सेक्टर्स बंद हो तो स्कूल्स बंद हो, व्हाट्स नेक्स्ट? एहतजाज करेंगे? जी देखिए बिल्कुल एहतजाज तो देखिए मैं आपको बताऊं पूरे पाकिस्तान में कल से शुरू होने जा रहा है। डी चौक पर कल एक पुरअमन एहतजाज होगा प्राइवेट तालीमी इदारों का पूरे पाकिस्तान के, क्योंकि हमने शायद ये देखा है कि हम जितनी भी बातें कर लें आपके चैनल्स पे, जितनी भी हम मीटिंग्स में कर लें, हमारी बात आगे तक नहीं पहुंचती। जब तक कोई भी सेक्टर रोड पर नहीं आता उसकी बात जब तक सुनी नहीं। ठीक है, बस एक लास्ट कमेंट डॉक्टर फातिमा आपसे लेना चाह रहा हूँ मैं इस टॉपिक से थोड़ा सा हट के। आपकी क्या राय है कि अगर वल्नरेबल पॉपुलेशन को और जो 60+ के लोग हैं पाकिस्तान के, इन सबको वैक्सीन लग जाती है, यानी सिर्फ वल्नरेबल पॉपुलेशन 60+ या जिनको कोई बीमारी है, आपको लगता है कि वो एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि उसके बाद हमें सेक्टर्स क्लोज करने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी? चूँकि ज़ाहिर है जनरली ये तासुर है कि डेथ्स उनकी होती हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ हों या एज फैक्टर हो, इस तरह के मामला हों, तो अगर वैक्सीनेशन उनकी हो जाती है तो वी आर गुड टू गो? आई थिंक सो, लेकिन द ट्रूथ इज कि जो देखा गया है वो ये है कि ज्यादातर मिडिल इनकम और हाई इनकम वाले लोग हैं, उन्होंने ज्यादा एक्सेस की है ये जो फ्री वैक्सीनेशन ऑफर हुई है गवर्नमेंट से, एंड फॉर सम रीजन या तो इंफॉर्मेशन पर्कुलेट नहीं हुई है लोअर इनकम ग्रुप ऑफ पीपल में पाकिस्तान के अंदर, या फिर उन्होंने समझा नहीं है कि ये मसले का सिवेरिटी क्या है।
तो जो देखा गया है वो ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स में इवन 60 एंड अबव एक सर्टेन तबके के लोग ज्यादा आए हैं। ये तो अलार्मिंग है। दैट मींस कि ये एक तरह से फेलियर है कि हम उन्हें बता ही नहीं पाए उस पॉपुलेशन को कि ये जरूरी है। मुझे कंसर्न ये है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल जो हैं 60 एंड अबव, 50 एंड अबव, गवर्नमेंट ने फिर 50 ब्रेक डाउन कर दिया था, 50 एंड अबव भी एक सर्टेन तबके के लोग जरा ज्यादा जा रहे हैं। और मुझे कंसर्न है कि जो लोअर इनकम और फार फ्लंग एरियाज वाले लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं किया इस अपॉर्चुनिटी। ये एक बड़ा वैलिड कंसर्न है, इसको बड़ी जल्दी एड्रेस करना होगा। ये वेरी कंसर्निंग है। ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा मीर साथ मौजूद थी हम, एंड तारिक शाह साहब आपका भी शुक्रिया की बात आपने की, चूंकि ज़ाहिर है एक बात बड़ी वैलिड है कि जब पार्क्स खुले हों, सेक्टर्स खुले हों, बच्चा 5 घंटे के अलावा कहाँ जा रहा है इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और स्कूल्स बंद करने की बात हो वो स्कूल्स जहाँ पर SOPs को फॉलो कराया जाता है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अगर ये फैसला सिर्फ कोरोना को देखकर किया गया तो ज़ाहिर है फिर सवाल उठेंगे। हाँ, अगर गर्मी का फैक्टर ऐड कर लेते तो फिर शायद बात में वजन आ जाता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। एनीवेज एक ब्रेक लेंगे, साथ रहिए, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। लाहौर में एक ऐसा नन्हा क्रिकेटर है जिसके खूबसूरत स्ट्रोक्स ने सबको हैरान कर दिया है। बच्चे का नाम है गौहर लियाकत और ये मुगलपुरा का रिहायशी है। 6 साल इसकी उम्र है और बैटिंग को मजीद बेहतर करने के लिए रोजाना तकरीबन 3 घंटे प्रैक्टिस करता है। रिपोर्ट इस पर तैयार की कादिर ख्वाजा ने, वो भी आपको दिखाएंगे, फिर इस बच्चे से बात करेंगे। बेमिसाल टैलेंट, लाजवाब स्ट्रोक्स, कवर ड्राइव हो या पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव हो या कट शॉट, लाहौर का 6 साला गौहर लियाकत विकेट के चारों तरफ दिलकश स्ट्रोक्स खेलता है। गौहर लियाकत मुगलपुरा व्हाइट क्लब में रोजाना 3 घंटे प्रैक्टिस करता है। मैं कवर ड्राइव पसंद करता हूँ और स्ट्रेट ड्राइव पसंद करता हूँ, ये दोनों मेरी फेवरेट हैं और मैं इन दोनों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान की टीम में जाना चाहता हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। नेचुरल टैलेंट को निखारने में मसरूफ कोच मोहम्मद खुर्शीद भी गौहर की उम्दा तकनीक और मजबूत डिफेंस के मुअतरिफ हैं। ऐसे बाबर आजम बहुत अच्छा पाकिस्तान का प्लेयर है, कप्तान भी है, और इसको भी हमने उसी लेवल पे लेके जाना है। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान लेवल के ऊपर जाए, अंडर 13 में जाए, फिर अंडर 16 में जाए। गौहर ने अपनी खुदादाद सलाहियतों से देखने वालों को गर्विदा बना रखा है। अगर इस हीरे को तराशा जाए तो दरख्शां सितारा बनकर उभर सकता है। कैमरामैन खुरम प्यास के साथ कादिर ख्वाजा, सामा, लाहौर। ज़बरदस्त जनाब। एक और ऐसे ही नौजवान की बात करेंगे। पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का रुझान रोज़ाना की बुनियादों पर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको रोज़ ऑफिस नहीं जाना होता, घर से ही आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में नौकरियों की कमी के बायस भी बहुत ज़्यादा नौजवान इस तरफ अब रुख कर रहे हैं। आज इसी इंडस्ट्री के एक नौजवान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो घर से ही नहीं बल्कि अस्पताल से भी फ्रीलांसिंग काम करते रहे हैं। और ये क्यों ऐसे है जनाब? क्योंकि वो बीमार हैं और हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डायलिसिस उनका होता है, हफ्ते में 4 घंटे 3 बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उमैर शफीक इनका नाम है, और जिस हमने कहा कि डायलिसिस इनका होता है और इस डायलिसिस होने की वजह से काम मुतासिर भी हुआ है। फिर भी वो कोशिश करते हैं काम हो, लेकिन मुतासिर हुआ है। पूरी कौम के लिए ये एक मिसाल है। आज हमारे साथ वो हॉस्पिटल से लाइव मौजूद हैं। उमर शफीक, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। उमर, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, उमर शफीक से आई थिंक उनको हमारी आवाज़ अब जा रही है। उमर, अपनी तबीयत से मुतालिक मुझे बताएं, इस वक्त भी आप हॉस्पिटल में हैं, डायलिसिस आपके हो रहे हैं। आपकी तरफ आने से पहले मैं नाज़रीन को एक बार फिर बता देता हूं कि ये एक हिम्मत की मिसाल कैसे हैं कि जो पहले काम कर रहा हो, बीमार हो जाए, हॉस्पिटल जाना हो, वो हाथ पैर छोड़ नहीं देता, वो हिम्मत जारी रखता है। चाहे मुश्किलात हों, चाहे मुश्किलात के पहाड़ हों, लेकिन वो उनको अबूर करना जानता है। ये है एक पाकिस्तानी नौजवान, ये है एक पाकिस्तानी जो जानता है कि मुश्किल में घबराना नहीं होता, कोशिश करनी होती है, कोशिश जारी रखनी होती है, और जिस चीज़ की इंसान कोशिश करता है अल्लाह वो चीज़ उसे ज़रूर देता है। और बीमारी की हालत में भी हॉस्पिटल जाने के साथ साथ काम की कोशिश करते रहना, ये सीखने लायक बात है। उमर से हमारा राबता बहाल हुआ है, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। उमर, गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान, बिल्कुल ठीक। उमर, आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं।
फ्रीलांसिंग आप करते थे, उसकी रूटीन क्या होती थी, और उसके बाद जब बीमारी आड़े आई आपको हॉस्पिटल आना पड़ा, इवन अभी भी आप हॉस्पिटल में डायलिसिस आपके हो रहे हैं, तो रूटीन किस कदर मुतासिर हुई और ये इलाज मुआलजे का जो मामला रहा ये ठीक चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इलाज मुआवजा तो ठीक जा रहा है। मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ 2016 से। मैंने स्टार्ट किया था तब से मैं एंड्रॉयड ऐप्स भी बनाता हूँ, वेबसाइट भी डेवलप करता हूँ और साथ में वीडियो एनिमेशन भी करता हूँ। सही। इसके अलावा मेरे हेल्थ के साथ काफ़ी मसाइल रहे, लेकिन मैं फिर भी काम करता रहा। तकरीबन मेरी आज तक 8 सर्जरीज हो चुकी हैं और इसके अलावा डायलिसिस होते हैं क्योंकि किडनी फेलियर में चला गया था। 8 सर्जरीज उमर आप बता रहे हैं, उसके बावजूद जो आपकी काम से मोहब्बत है वो भी हमें नज़र आ रही है और यकीनन आप एक मिसाल है लोगों के लिए। तो डॉक्टर्स अभी आपकी सेहत से मुताल्लिक क्या कहते हैं? जी मुझे एक जेनेटिक डिजीज़ डायग्नोज हुआ था, प्राइमरी हाइपरऑक्सीडूरिया टाइप 1। ये डिजीज़ लिवर में होता है, लेकिन सर ज़िंदगी में किडनी की सर्जरीज करवाता रहा क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा लैब नहीं है जिधर से ये रिसर्च हो सके। तो मुझे फिर इसके जो रिसर्च के रिजल्ट्स मिले थे सऊदीया से, तो उनमें यही आया था कि लिवर के अंदर डिजीज़ है, तो मेरा लिवर भी रिमूव होगा और उसके बाद लिवर एंड किडनी कंबाइंड ट्रांसप्लांट होगा। तो ये लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट के लिए क्या आप कुछ सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, और कैसे मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि इतना आसान प्रोसेस नहीं होता? जी बिल्कुल, इसके लिए फैसिलिटी चाहिए होती है डॉक्टर्स की काफ़ी बड़ी, जो 24 आवर सर्विलेंस दे सकें आईसीयू में। अमूमन पाकिस्तान में अभी तक इसकी इतनी कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं है, तो मेरा अभी यही इरादा है कि मैं इसका ट्रांसप्लांट तुर्की से करवाऊँ। इसके लिए मैंने फंड रेजिंग स्टार्ट की हुई है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि रमज़ान के बाद मैं जा सकूँगा इंशाल्लाह। अच्छा उमर, हमारी दुआ भी है कि बहुत सारे लोग आपका हाथ थामें और आपका हाथ थाम के आपकी मदद के लिए आगे बढ़ें। मुझे बताएं कि ये जो बीमारी है इसकी तशख़ीस किस उम्र में हुई थी? इसकी दरअसल मेरे जो पहली सर्जरी हुई थी वो 4 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन ये बीमारी क्योंकि रेयर डिजीज़ है तो इसकी वजह से मुझे या मेरी फैमिली में किसी को आइडिया नहीं था कि ये जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है जो फैमिलीज में ट्रैवल करती है। तो अभी 21 साल की उम्र में जब मैंने काफ़ी इंटरनेट पर सर्च की इसके बारे में, तो फिर मुझे पता चला कि ये जेनेटिक डिजीज़ है और फिर मुझे डायग्नोज हुआ। अच्छा उमर, ज़ाहिर से पहले आप जिस तरह बता रहे थे कि फ़ंड रेजिंग की भी कोशिश आप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि अगर समा का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कुछ कर सके और हम एक वसीला बनने की कोशिश करें कि लोग आपका हाथ थामें, चूँकि आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, इस तकलीफ़ में भी आप काम करने की कोशिश करते हैं, ये सीखने लायक बात है। थोड़ा सा मुझे बताएंगे इससे मुताल्लिक़ कि हॉस्पिटल में रहते हुए, डायलिसिस करवाते हुए, इस दौरान जो वक्त होता है आपके पास, क्या उसको आप इस तरह से यूटिलाइज़ अभी भी करते हैं फ्रीलांसिंग करने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ना दरअसल मैंने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपनी काफ़ी प्रोफाइल बिल्ड की थी, लेकिन ड्यू टू हेल्थ डिक्लाइन मेरी कुछ प्रोफाइल सस्पेंड भी हुई, कुछ क्लैशेस भी हुए, लेकिन उसके बाद भी कुछ क्लाइंट्स बहुत अच्छे थे जो अभी भी काम देते हैं और मैं अभी भी उनका काम करता हूँ। अच्छा, अब जब आप उनका काम करते हैं तो अगर 4-5 घंटे आपको हॉस्पिटल रहना और डायलिसिस के लिए, तो उन 4-5 घंटों में आप काम करते हैं कि उसमें से 1-2 घंटे आप दे पाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है समटाइम्स इट्स पेनफुल? जी बिल्कुल। डायलिसिस का जो स्टार्ट होता है उसमें तो बंदे के अंदर एनर्जी होती है, लेकिन जब डायलिसिस का आखिरी घंटा होता है तो एनर्जी बिल्कुल आउट हो जाती है। जो काम बेहद ज़रूरी हो, जो क्लाइंट को फ़ौरन चाहिए हो, वो तो ज़ाहिर बात है करना पड़ता है, वो फिर मैं करता हूँ, लेकिन अमूमन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रेस्ट कर सकूं। अब मुझे बताएं कि जिस वक्त आप एक काम कर रहे होते हैं, 7 डायलिसिस मशीन लगी होती है, डायलिसिस आपका हो रहा होता है, ऐसे में डॉक्टर, किसी स्टाफ का वहाँ पर होना या किसी और शख्स का वहाँ पर होना, जब वो आपको देख रहा हो कि ये शख्स जिसका डायलिसिस हो रहा है, जो तकलीफ़ में है, वो काम कर रहा है, तो कुछ कहते हैं, कोई कमेंट्स ऐसे मिलते हैं आपको? नहीं, वो तो सब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सपोर्टिव कमेंट्स ही पूछ रहा था। जी, लेकिन वो यही कहते हैं कि ज़्यादातर अपने आप को रेस्ट दो, बेहतर है कि काम ना ही करो, क्योंकि ये हेल्थ के लिए और बुरा है। पहले ही आप डायलिसिस पे हो तो आप मज़ीद अपने आप को फोर्स कर रहे हो। सही। अच्छा उमर, आपके घर के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपके घर में कितने लोग हैं? वालिद, वालिदा, आपके वालिद सब क्या करते हैं? मेरे वालिद गवर्नमेंट सर्वेंट है
और मेरी वालदा हाउसवाइफ है। मेरे 3 भाई हैं और एक सिस्टर है। केवल हम दोनों बड़े भाई ग्रेजुएट हैं और छोटा भाई अभी अपनी कर रहा है डिग्री। अच्छा, आप ग्रेजुएट हैं तो क्या पढ़ाई का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है अभी या नहीं? जी इंशाल्लाह मेरी कोशिश, जब मैं डायलिसिस पे नहीं था उससे पहले मेरी कोशिश यही थी कि मैं फॉरेन में जाकर स्टडी करूं। इसके लिए मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की सर्च की थी, मैंने उनको अपने लेटर वगैरह भेजे थे एक्सेप्टेंस के लिए। लेकिन फिर जब ये डायलिसिस पे आना पड़ा, डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है इसको आप छोड़ नहीं सकते। हफ्ते में ठीक है, आई थिंक शायद कुछ कनेक्शन का मसला आ रहा है। ठीक है, उमर हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन एक हिम्मत है ये और एक मिसाल है ये लोगों की, स्पेशली उन नौजवान के लिए या उन लोगों के लिए जो थोड़ी सी बीमारी या थोड़ी सी मुश्किल पे सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। चलें जी, क्विक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। और हमने अभी आपको कुछ देर पहले पैकेज दिखाया था नन्हे से क्रिकेटर गौहर का, जो कि मुगलपुरा के रहायशी हैं और जनाब बेमिसाल इनका टैलेंट है, बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं ये। अब वो हमारे साथ मौजूद भी है। गौहर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं ठीक। नाश्ता किए? जी किया। अच्छा गौहर, मुझे ये बताएं कि आपकी उम्र जो है वो 6 साल है और आप बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट भी खेलते हैं और हमने ये देखे भी है मनाज़िर। तो कितनी एज थी आपकी जब आपने प्रैक्टिस शुरू की? ये तब पिछले लॉकडाउन में शुरू की थी और मेरी एज जब मैंने शुरू की थी तो मेरी एज 5 साल थी और अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ और इसलिए 1 साल से प्रैक्टिस हो रही है, रोज़ाना 3-4 घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बताएंगे क्रिकेट के अलावा क्या पसंद है या सिर्फ फोकस है क्रिकेट? क्रिकेट के अलावा कोई गेम और पसंद नहीं है, बस क्रिकेट ही क्रिकेट है। और एक पढ़ाई पसंद है और क्रिकेट और पढ़ाई बस। ओके, अब मुझे बताएं कि आप लेजेंड से मिले, मोहम्मद यूसुफ साहब से आपकी मुलाकात रही, तो वो मुलाकात कैसी रही? क्या उन्होंने गुफ्तगू की, कोई टिप्स भी दी? और इसके अलावा किस और प्लेयर से मिलने की ख्वाहिश है? जी खुशी बड़ी हुई और टिप्स दे के गए, कहा कि छोटी टांग से खेलनी है। और मैं बाबर आजम से और मोहम्मद यूसुफ से तो मिल चुका हूँ और बाबर आजम से मिलना चाहता हूँ और मैक्सवेल से मिलना चाहता हूँ और शायद अफरीदी से मिलना चाहता हूँ और मोहम्मद हफीज़ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप इनसे भी मुलाकात करेंगे। अच्छा मुझे बताएं गौहर, आपने कल का मैच देखा? जी देखा। फहर जमान ने बड़ी आला इनिंग्स खेली और मैच भी जितवा रहे थे, पर लेकिन आखिरी ओवर में 5 छक्के चाहिए थे और 1 रन चाहिए था। और जो डिकॉक ने किया, जो उन्हें तंग करने की कोशिश की, गुस्सा आया आपको? जी बड़ा आया। क्या सोच रहे थे उस वक्त, क्यों कर रहे हैं ऐसे? और अगर आप वहाँ तो आप क्या करते हैं? जी फहद जमान उधर देख रहे थे, वो कह रहे थे मैं पहुँच गया हूँ अपने क्रीज पे और बॉल सीधा डायरेक्ट विकेटों पे लग गया। ज़ाहिर उन्होंने पीछे देख लिया था। अब मुझे बताएं कि ये पिछला 1 साल जो प्रैक्टिस आपने की, इसमें क्रेडिट इस बात को जाता है कि लॉकडाउन रहा, स्कूल्स बंद रहे, थोड़ी पढ़ाई मुतासिर रही और ज़्यादा मौका मिला खेल कूद का? गौहर, ज़्यादा मौका मिला खेल कूद का इस पिछले पूरे साल में, क्योंकि स्कूल्स कई बार बंद हुए? जी स्कूल बार बार बंद होते जा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से और हमारे मैचेस भी थोड़े आगे चले गए हैं और इसलिए थोड़ा सा मुश्किल भी होता है ना कि आप बस फिर प्रैक्टिस करते हैं, मैच होते ही नहीं तो सिर्फ प्रैक्टिस में लगे रहते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि पढ़ाई में आप कैसे हैं, कि ये ना हो कि क्रिकेट में तो अम्मा शाबाश देती हैं, बाकियों में डंडा चलता है, ऐसा ही है? नहीं ऐसा तो नहीं है। ये होता है, तुम बस कोशिश यही होती है कि पढ़ाई में भी फर्स्ट आते हैं माशाल्लाह। अब मुझे बताएं कि ये होता है कि खेलने जा रहे हो या खेल रहे हो और अम्मा अब्बा ने कहा हो बेटा चलो वापस, बहुत खेल लिया है, अब पढ़ो घर बैठ के? नहीं ऐसा तो नहीं होता, मैं अपना काम करके
दिन को अपना काम करके मैं फिर ही बाहर निकलता हूँ। ऐसे तो मैं नहीं जाता कहीं बाहर घूमने। अच्छा उमर, गौहर मुझे ना बताएं कि अगर आप किसी को कोई टिप्स देना चाहें या आप कहेंगे नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे खेल सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे बॉलिंग करा सकते हैं, तो क्या आप राय देंगे? आपका तज्जिया क्या होगा? मेरा ये होगा कि पाकिस्तान अगर ये वाला मैच जीतती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और ये बहुत ही अच्छा होगा, सीरीज जीत जाती है वनडे, और मुझे बहुत ही खुशी होगी। बस आपको खुशी होगी तो मैच जीतेंगे, जबरदस्त खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच गौहर लियाकत, साथ मौजूद थे आप और सब कर रहे हैं। ज़ाहिर ये प्रैक्टिस सेशन आपके चलते रहेंगे, इसी तरह से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर आप पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक दिन रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए जी, वक्त हो गया है ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बाहर जाइए तो मास्क जो मर्जी आप उसे कह लें, लेकिन आप वो लगा के जाएँ। खुदा हाफ़िज़।